अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज से हम सीजन 4 का आगाज करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरह आपने पिछले 3 सीजन में सपोर्ट किया है, आप सीजन 4 में भी अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखेंगे। जैसा कि हमने सीजन 3 की लास्ट एपिसोड में देखा था, कोपेक की एक बड़ी साजिश की मदद से आरिस डाकुओं के बेस में अर्तगल और उसके सिपाहियों पर एक शदीद हमला करता है और इस हमले में अर्तगल के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं और बामसी आखिरी दम तक लड़ रहा था, जबकि आरिस अर्तगल गाजी को शदीद जख्मी कर देता है और अर्तगल गाजी जमीन पर गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था वो आज हम आपको सीजन 4 की एपिसोड नंबर 1 में बताएंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तगल गाजी के कबीले के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे अर्तगल गाजी और उनके सिपाहियों पर हमला हुआ था। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो हर तरफ बिखरी हुई लाशें देखकर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान, जुज्जान और कबीले के तमाम लोगों के औसान खता हो जाते हैं। और जुज्जान कहता है सिपाहियों मोहतात हो जाओ। हाइमा खातून गम से निढाल होती हैं। इसी दौरान एक सिपाही आरिफ साहब के पास जाता है और उनकी चलती हुई सांसें सुनकर कहता है आरिफ साहब जिंदा हैं। यह सुनकर हाइमा खातून और जुज्जान तेजी से आरिफ साहब के पास जाते हैं और जुज्जान कहता है सिपाहियों जल्दी से स्ट्रेचर लाओ और आरिफ साहब को कबीले ले जाओ। इसी दौरान हलीमा सुल्तान को अर्तगल गाजी का खंजर मिलता है जिसके साथ खून लगा होता है। हलीमा सुल्तान रोते हुए खंजर उठा लेती हैं और कहते हैं अर्तगल आप कहाँ हैं। इसी दौरान हाइमा खातून की नजर बामसी पर पड़ती है और वो भागती हुई बामसी के पास जाती हैं और जोर जोर से पुकारती हैं बामसी मेरे बेटे, बामसी मेरे बेटे। जुज्जान बामसी की धड़कन सुनने की कोशिश करता है और फिर कहता है बामसी जिंदा नहीं रहा। यह सुनकर हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून बहुत रोती हैं। हाइमा खातून बामसी को जोर जोर से झंझोड़ती है और इसी दौरान बामसी आंखें खोलता है और बगैर कुछ बोले कुछ देर बाद वापस बंद कर लेता है और जुज्जान जोर जोर से चीखता है सिपाहियों स्ट्रेचर लाओ। हलीमा सुल्तान कहती हैं अम्मी जान अर्तगल लापता है। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत रोती है। ये देखकर जुज्जान कहता है हम अपने भाई को ढूंढेंगे चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए। फिर वो सिपाहियों से कहता है इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान मारो, हर दरख्त की तह और हर पत्थर के नीचे देखो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, खाने बाजार जाओ और अमीर सादुद्दीन को इतला दो वो अर्तगल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ और सुल्तान मुअज्जम को भी खबर दो। इसके बाद कराची हिसार किले में आप देखेंगे आरिस जख्मी होता है और उसका कमांडर उसे एक कमीज पहनाता है। फिर आरिस कहता है जो खुशी मुझे अर्तगल को दबोचने में मिली वो पहले कभी नहीं मिली। इस पर वहां मौजूद उसका कमांडर कहता है अर्तगल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सुरमा जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो वही पूरा कर सकता है। यह सुनकर आरिस कहता है अर्तगल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी, या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर हमारी तलवारों से अर्तगल की तरह मरेंगे। इसके बाद आप देखेंगे असलहान खातून चावदार कबीले में कालीनों के कारखाने में मौजूद हैं। इसी दौरान उनका सिपाही किरजा काई कबीले के सिपाही के साथ आता है और काई सिपाही असलहान खातून को बताता है कि असलहान खातून अर्तगल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला हो गया। हमारे जो सिपाही उनके साथ थे वो तमाम शहीद हो गए। आरिफ साहब और बामसी बुरी तरह जख्मी हैं। यह सुनकर असलहान खातून पूछती हैं अर्तगल साहब कहाँ हैं। इस पर वो सिपाही कहता है अर्तगल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर असलहान खातून कहती हैं घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कोपेक खाने बाजार की सराय में बैठकर फल खा रहा होता है। इसी दौरान उसका सिपाही उसके पास आता है और कहता है काई कबीले से जुज्जान साहब का सिपाही आया है, उन्हें हमले की खबर मिली थी, उन्हें सिपाहियों की लाशें मिली हैं और बामसी और आरिफ साहब को तशवीशनाक हालत में वापस कबीले ले गए हैं। यह सुनकर कोपेक पूछता है और अर्तगल। इस पर वो सिपाही को जवाब नहीं देता तो कोपेक कहता है बोलो यार अर्तगल के साथ क्या हुआ। इस पर वो सिपाही कहता है अमीर अली कदर अर्तगल का सुराग अभी तक नहीं मिला, उन्होंने अर्तगल साहब को तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। यह सुनकर कोपेक कहता है वहां अपने आदमी भेजो, उन्होंने अर्तगल को तलाश करना है। अगर वो मुर्दा मिलता है तो आला, लेकिन अगर वो जिंदा मिले तो तुम जानते हो कि क्या करना है। और फिर कहता है आरिफ साहब और बामसी जिंदा हैं, तुम फौरन अपने तबीब को बुलाओ और उसे फौरन कबीले भेजो। अगर आरिफ साहब और बामसी कुछ जानते हैं तो उसे जो जरूरी है वो करना है। यह सुनकर सिपाही वहां से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले के ढोल बज रहे होते हैं और इसी दौरान सिपाही आरिफ साहब और बामसी को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। जब कबीले के लोग आरिफ साहब और बामसी को इस हालत में देखते हैं तो पूरे कबीले में
हलचल मच जाती है और लोग पूछते हैं हमारे सरदार अर्तगल साहब कहाँ हैं? ये किसने किया है? इसी दौरान हफ्सा खातून की नजर बामसी पर पड़ती है तो वो भागती हुई बामसी के पास जाती हैं और जब वो बामसी की हालत देखती हैं तो बहुत ज्यादा रोती हैं और चीख चीख कर कहती हैं बामसी उठ जाओ। इसके बाद सिपाही आरिफ साहब और बामसी को उठाकर तिब्बी खेमे में ले जाते हैं और इसी दौरान वहाँ कोपेक का भेजा हुआ तबीब आ जाता है और सिपाहियों से कहता है मैं एक तबीब हूँ और मुझे अमीर अली कदर ने यहाँ मामूर किया है। यह सुनकर वहाँ मौजूद हफ्सा खातून और तमाम सिपाहियों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और हफ्सा खातून कहती हैं मैं इन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी, ये मेरे शौहर हैं। इस पर तबीब कहता है खातून ऐसा नहीं होता, ये एक तबीब का काम है। लेकिन हफ्सा खातून वहाँ से बाहर जाने से इनकार कर देती हैं और इसके बाद तबीब मजबूरन इलाज शुरू कर देता है और दूसरी जानिब अर्तगल साहब के घर वाले और उनके कबीले के लोग जंगल में उन्हें तलाश कर रहे होते हैं और इसी दौरान आप देखेंगे तिब्बी खेमे में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है और आंखें खोलते ही कहता है अर्तगल भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। फिर हफ्सा खातून पूछती है बामसी आपकी यह हालत किसने की, कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? इस पर बामसी कहता है मैं नहीं जानता, उनके चेहरे ढके हुए थे। और इसी दौरान बामसी को जंग का सारा मंजर याद आता है। तो नाज़रीन इसी दौरान सीजन 3 का आपको वो सीन दिखाया जाएगा जब अर्तगल गाजी जमीन पर गिर गए थे और आरिस उन्हें कत्ल करने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है। लेकिन इससे पहले कि आरिस का वार अर्तगल गाजी तक पहुंचता बामसी आकर उसके वार को नाकाम बनाता है और आरिस और बामसी में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान बामसी आरिस को जख्मी कर देता है। ये ख्याल आते ही बामसी कहता है मैंने एक डाकू को जख्मी कर दिया था। यह सुनकर कोपेक का तबीब बड़े तजस्सुस से पूछता है अर्तगल साहब का क्या हुआ, वो कहाँ हैं? इस पर बामसी कहता है भाई जख्मी थे। और इसी दौरान बामसी को फिर मैदान जंग का ख्याल आता है। जब बामसी ने आरिस को शदीद जख्मी कर दिया था तो इसी दौरान दो सलीबी सिपाहियों ने बामसी पर हमला कर दिया था और जब बामसी उनसे लड़ता है तो दो और सलीबी सिपाही आरिस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बामसी अपने ऊपर हमला करने वाले सिपाहियों को मारकर जल्दी से अर्तगल गाजी के पास जाता है और जोर जोर से बाई बाई पुकारता है और फिर वहाँ मौजूद अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी से अर्तगल साहब को यहाँ से ले जाओ। इस पर वहाँ मौजूद दो सिपाही अर्तगल साहब को घसीट कर वहाँ से ले गए थे और दूसरी जानिब काई कबीले के लोगों को दो सिपाहियों की लाशें मिलती हैं जो मैदान जंग से थोड़ी दूर शहीद पड़े होते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हम आपको बताते चले ये दो सिपाही वही सिपाही थे जो अर्तगल गाजी को मैदान जंग से लेकर जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ असलहान खातून आती हैं और वो हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून से पूछती हैं ये किसने किया? इस पर हाइमा खातून कहती हैं हम नहीं जानती मेरी बेटी। यह सुनकर असलहान खातून कहती हैं अम्मी जाना परेशान मत हूँ, हम अर्तगल साहब को ढूंढेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अर्तगल साहब को नीचा दिखा सकें। इसी दौरान सादुद्दीन कोपेक अपने लाओ लश्कर के साथ जंगल में पहुंच जाता है और वो हाइमा खातून को देखकर दिखलावा करते हुए कहता है गुप्तोग मेरे सिपाही तमाम सिपाहियों को अहकामात दो के अर्तगल साहब की तलाश में शामिल हो जाएं। जब तक हम अपने सरदार आला को तलाश नहीं कर लेते कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद कोपेक हाइमा खातून के पास आता है और उनसे कहता है जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। यह सुनकर जुजान कहता है अल्लाह आपसे राजी हो अमीर हजरत। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कराजीसार किले में आप देखेंगे कमांडर आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो शराब का गिलास उठाए हुए कहता है हमने अपने सबसे वहशी दुश्मनों में से एक को शिकस्त दे दी। मैं अपने सुरमाओं के एजाज में ये मैकशी कर रहा हूँ। मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसी दौरान उस कमरे का दरवाजा खुलता है और दो सिपाही उस कमरे में एक संदूक लेकर दाखिल होते हैं और उस संदूक को आरिस के पास रख देते हैं। आरिस वो संदूक खोलता है और उसमें से एक तलवार निकालता है जो कि अर्तगल गाजी की होती है। आरिस वो तलवार सिपाहियों को दिखाते हुए कहता है ये हमारे दुश्मन की तलवार है, हमने अर्तगल की रूह को जहन्नुम वासिल कर दिया है और अब हम उसके सबसे कीमती असासे को रौंदेंगे। इसके बाद आरिस उस तलवार को जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद आरिस और वहाँ मौजूद तमाम सिपाही एक एक करके उस तलवार को रोनते हुए गुजरते हैं और दूसरी जानिब जंगल में अर्तगल गाजी के कबीले के लोग रात की तारीकी में भी अर्तगल गाजी को तलाश कर रहे होते हैं और वो अर्तगल साहब पुकारते हुए अर्तगल को ढूंढ रहे होते हैं। जुजान कहता है अर्तगल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। और इसी दौरान हफ्सा खातून भी भागती हुई पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं हफ्सा मेरी बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर हफ्सा खातून कहती हैं अम्मा हाइमा बामसी ने
نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اچھا تو ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ کیا بامسی نے کچھ بتایا؟ اس پر افسہ خاتون کہتی ہیں انہوں نے حملہ آوروں کو نہیں دیکھا اور ارطغرل صاحب کو ہمارے دو سپاہیوں نے کہیں منتقل کر دیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان ہم نے جو دو سپاہی دیکھے تھے وہ وہی تھے، اگر ارطغرل صاحب بھی شہید ہو گئے ہوئے تو۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ ہوش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہو سکتا ہے وہ ہمارے سردار کو چھپانے کے بعد شہید ہوئے ہوں۔ حلیمہ سلطان غم کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں پاتی تو حلیمہ خاتون انہیں سہارا دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم ہمت نہیں ہاریں گی، ہم میرے جوان کو ڈھونڈیں گے، چلو سپاہیوں تلاش جاری رکھو۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ ارطغرل صاحب پکارتے ہوئے پھر ارطغرل غازی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور دوسری جانب کوپیک حالی بازار کے سرائے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور کوپیک سے کہتا ہے امیر حضرت کائی قبیلے پر مامور ہمارے طبیب کا پیغام آیا ہے، بامسی نے بتایا ہے کہ ان پر ڈاکو نے حملہ کیا مگر اس نے ان کے چہرے نہیں دیکھے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے اعلیٰ، تو آرس نے اس معاملے کو خاموشی سے اور محتاط انداز میں طے کیا۔ اچھا تو کیا بامسی نے ارطغرل صاحب سے متعلق کوئی معلومات فراہم کی؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے وہ نہیں جانتا ارطغرل کہاں ہے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے گکتوک جب تک ارطغرل ہمیں زندہ یا مردہ نہیں مل جاتا ہمیں چین نہیں ملے گا، اپنے آدمیوں سے کہو اسے جلد از جلد تلاش کریں۔ یہ سن کر گکتوک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلطان علاؤالدین ایک قبیلے میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس ترگت آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں سپاہی ترگت، ارطغرل صاحب اور سپاہیوں پر رستے میں گات لگا کر حملہ کیا گیا۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے حملہ ہو گیا، کس نے کیا؟ سلطان معظم کس نے ان پر گات لگا کر حملہ کیا ہے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا، بدقسمتی سے زیادہ تر سپاہی جام بحق ہو گئے، صرف 2 سپاہی زخمی بچ گئے۔ یہ سن کر ترگت بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر سہمے ہوئے انداز میں پوچھتا ہے ارطغرل صاحب۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب گمشدہ ہیں، ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں، کائی ان کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب تمہارے لیے ایک حکم ہے، اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لو اور سیدھا اپنے قبیلے واپس جاؤ اور معاملے کی تحقیقات کرو، پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا تھا اور یہ جال کس نے بچھایا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے سلطان معظم آپ کا حکم سر آنکھوں پر سلطان کہتے ہیں ارطغرل صاحب کو ڈھونڈے بغیر واپس نہ آنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ ترگت انتہائی غصے میں کہتا ہے سلطان معظم جو آپ کا حکم۔ اس کے بعد ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل کو تلاش کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے اور کائی قبیلے کے لوگ صبح ہونے کے بعد بھی ارطغرل صاحب پکارتے ہوئے ارطغرل غازی کو جنگل میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے اما حلیمہ ہمیں قریب ہی ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سنتے ہی حلیمہ خاتون سمیت تمام قبیلے کے لوگ اس سپاہی کے ساتھ اس طرف بھاگتے ہیں جس طرف اس نے لاش دیکھی تھی، اور جب وہ بھاگتے ہوئے اس لاش کے پاس پہنچتے ہیں تو اس لاش سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے اور حلیمہ خاتون کہتی ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اسی دوران حلیمہ سلطان کو اس لاش کے ہاتھ پر انگوٹھی نظر آتی ہے تو وہ اس لاش کے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ خاتون حلیمہ سلطان کے ہاتھ کو پیچھے کرتی ہیں اور خود ہی اس جلی ہوئی لاش کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لیتی ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون اس انگوٹھی سے کالک صاف کرتی ہیں اور پھر جب وہ انگوٹھی کو غور سے دیکھتی ہیں تو وہ ارطغرل کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی حلیمہ خاتون زور زور سے روتی ہیں اور حلیمہ سلطان حلیمہ خاتون سے انگوٹھی لے لیتی ہیں اور انگوٹھی دیکھنے کے بعد حلیمہ سلطان بھی بہت روتی ہیں۔ یہ دیکھ کر زوجان بھی اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے بھائی بھائی اور بہت روتا ہے، اور چاودار قبیلے اور کائی قبیلے کے تمام سپاہی زار و قطار ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان ہمارے انمول دل کو جلا دیا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں میرے شہزادے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان زوجان اور حلیمہ خاتون دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور ایک سلیبی سپاہی یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب سعد الدین کوپیک حالی بازار کے سرائے میں بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس اس کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے امیر حضرت آخر کار ارطغرل کی لاش مل گئی ہے۔ یہ سن کر کوپیک ایک گہری سانس لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب تیرا شکر ہے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے جناب ارطغرل صاحب کی لاش جلی ہوئی ہے۔ یہ سن کر کوپیک حیرانگی سے پوچھتا ہے جلی ہوئی حالت میں کیا مطلب؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے جی جناب انہوں نے ارطغرل صاحب کی نشاندہی اس انگوٹھی سے کی جو وہ کمان کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے یہ گورنر کس قسم کا بدماش قاتل ہے، کیا اسے قتل کر دینا اس کے لیے کافی
کافی نہ تھا کہ اس نے اسے جلا بھی دیا، پھر کوپے کہتا ہے ہم نے سب سے پہلا کام ارطغرل صاحب کے جنازے میں شرکت کرنا ہے، ہمارا اصل کام جنازہ ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ تو ناظرین سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔